सपनों की नगरी मुंबई, और मुंबई पे राज करता है पैसा। इसी पैसे की चमक की वजह से रोज तकरीबन 5 लाख लोग यहाँ अपने सपनों को साकार करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से चले आते हैं। आज की ये कहानी ऐसे ही एक नौजवान की। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, तू अब आ रही है? दिन में मिलने का औकात है तुम्हारा? औकात? अब अक्की मुंबई मुझे सलाम करेगी। उस शहर ने लखपति बनने का रास्ता दिखा दिया मुझे। किधर से लाएगा तू इतना सारा पैसा? अरे पैसा कहाँ से आएगा, इस पर दिमाग मत लगा। तो लिस्ट बना, तुझे खर्च कहाँ कहाँ करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। पैसा जब तक जरूरत हो या फिर अपने सपनों को पूरा करने का एक जरिया हो तब तक तो ठीक है, पर यही पैसा जब लालच का रूप धारण कर लेता है तो जानलेवा भी बन सकता है। मुंबई शहर पैसे की चाह रखने वालों को अपनी तरफ खींचती है, पर यही चाह अगर अपनी सीमा रेखा लांघ कर लालच में तब्दील होती है तो हम कब जुर्म के रास्ते पे निकल पड़े हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। रात को कौन आ गया? कौन है? मैडम वो साहब को बुलाइए ना। फैक्ट्री में मशीन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस कारण सब काम ठप पड़ गए और आज डिलीवरी भी है। अरे भाई इतनी रात में आया? सर वो फैक्ट्री में मशीन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस कारण सब काम ठप पड़ा है। भेजता हूँ महेंद्र को। अरे महेंद्र, हो दादा। अरे यार फैक्ट्री का काम अटक गया है, कुछ प्रॉब्लम है, जरा देख लो। सर आप खुद ही आते तो अच्छा रहता था। दादा तुम ही छुपा, रात के 2 बज चुके, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम। आओ चलिए। क्या जी? महेंद्र अब तक फैक्ट्री से नहीं लौटा। लौटा नहीं? अरे 2 बजे निकला था, 3:30 बज रहे। पता नहीं, फैक्ट्री का फोन भी नहीं लग रहा, मैं जाकर पता कर आता हूँ। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई फैक्ट्री में? क्या चल क्या रहा है? अरे महेंद्र और आनंद गए हैं ना फैक्ट्री में? अरे 2 बजे गए हैं, 5:30 बज रहा है। फैक्ट्री में चल क्या रहा है, मैं देख तो लूं। अरे जो भी हो, आप पहले नाश्ता कर लीजिए फिर चले जाना ना। मैं फैक्ट्री से किसी को भेज दूंगा, डब्बे में खाना भेज देना। अरे साहब नहीं भेजे? हाँ 2 मिनट रुको, टिफिन लेकर आती हूँ। मैडम, सामने टिफिन नहीं मंगवाया है, वो फोटो एल्बम मंगवाया है, वो जो अलमारी में रखा हुआ है। फोटो एल्बम? अचानक ये फोटो एल्बम क्यों मंगा दी? वो तो साहब ने बताया नहीं मैडम। रुको लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, साहब से कहो कि वो जो अलमारी की चाबी है ना वो उन्हीं के पास है। और ये हो क्या रहा है? सुबह से बारी बारी हर कोई जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा, चल क्या रहा है? वो एक्चुअली मैडम 2 मशीन खराब है, तो उसी की मरम्मत चल रही है, सारा काम रुका पड़ा है, तो मैं भी निकलता हूँ मैडम।
हेलो, इंस्पेक्टर रमन कामले हियर। अच्छा, प्रांजपे फैन फैक्ट्री कहाँ है ये? बोरीवली वेस्ट। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो हेलो, अरे फैक्ट्री बंद कैसे? चला चला चलो पड़ा चला हटा साइड जा। पड़ा चला। साहब लगता है अंदर कुछ मजदूर बंद हो गए। पाटिल, ताला, शटर का ताला तोड़। चलो 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 बोलो जल्दी पाटिल बोलो जल्दी। साहब क्या हुआ? साहब अंदर कौन है ये? साहब ये सुनील है, इधर ही काम करता था। मोरे कदम, पूरी फैक्ट्री को सील कर दो और ठीक से चेक करो। बस। यस सर। चलो सर इधर आइए, या बगा और एक डेड बॉडी। साहब ये तुम्हारे सेठ जी है साहब। अगर पूरी रात तुम लोग यहीं थे तो क्या तुम्हें इनकी चीखें नहीं सुनाई दी? साहब हम लोग फैक्ट्री के दूसरे कोने में सोते थे, रात भर फैक्ट्री में काम चालू था, मशीनों की इतनी आवाज थी कि हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। नाम क्या है तुम्हारे सेठ का? विनायक प्रांजपे। तुम लोग बोल रहे हो कि रात भर यहाँ काम चल रहा था, तो यहाँ बाकी वर्कर्स भी होने चाहिए। हाँ साहब 7-8 लोग थे, लेकिन हमारे साहब जी नहीं थे, वो तो कल शाम को ही घर चले गए थे। जो वर्कर्स यहाँ काम कर रहे थे उनके नाम जानते हो तुम? हाँ साहब हाँ जानता हूँ। कदम, बाकी वर्कर्स के नाम और डिटेल्स चलो। ओह माय गॉड सर, इकडे लवकर। ये देखिए सर, एक साथ में 5-5 बॉडी। ये बॉडीज पहचानते हो? साहब इनमें से 2 शेठ जी के रिश्तेदार थे और बाकी 3 नाइट शिफ्ट में थे साहब। यहाँ और लोग भी रहे होंगे काम पे? हाँ साहब 4 लोग और थे, मनोज, संदीप, निसार और परमीत। कहाँ है वो? पता नहीं साहब कहाँ चले गए। मोरे यस सर। चेक करो यहाँ से, पैसे वैसे तो नहीं गायब हुए? चेक कर लिया सर, यहाँ का तिजोरी लॉक्ड है, एक चाबी मिली है लेकिन इसकी नहीं है। फिंगरप्रिंट्स के लिए चाबी भेज दो। ओके सर। मोरे इन लोगों ने जो नाम बताए पता करो वो किधर है। सर बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। आई एम सॉरी, आपके पति विनायक प्रांजपे को भी मार दिया। क्या? सुल्ताना, शशि संभालो। सर देखिए मैडम, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन जब तक आप हमें कुछ बताएंगे नहीं हम कुछ कर नहीं पाएंगे। रात के 2 बजे से ही वर्कर लोगों का नाटक शुरू हो गया था। 2 बजे से मतलब? रात के 2 बजे एक वर्कर आया फैक्ट्री में मशीन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इस कारण सब काम ठप पड़ गए। तो उन्होंने अपने भाई महेंद्र को देखने को भेजा। दादा तुम झोपा, रात के 2 बज चुके, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम। 3:30 बजे तक जब वो वापस नहीं आया तो उन्होंने आनंद मेरे भाई उसको देखने को भेजा। पता नहीं फैक्ट्री का फोन भी नहीं लग रहा, मैं जाकर पता कराता हूँ। 5:30 बजे तक जब वो भी वापस नहीं आया तो वो कूद गए। अरे महेंद्र और आनंद गए हैं ना फैक्ट्री में। अरे 2 बजे गए हैं, 5:30 बज रहा है। फैक्ट्री में चल क्या रहा, मैं देख तो लूं। उनके जाने के 2-3 घंटे बाद एक वर्कर आया, उसने बोला साहब टिफिन नहीं मंगवाया है, वो फोटो एल्बम मंगवाया है, वो जो अलमारी में रखा हुआ है। मुझे तभी से डाउट हो गया था साहब। फोटो एल्बम? आपने उसको फोटो एल्बम दिया क्या? नहीं सर,
दरअसल फोटो एल्बम अलमारी में थी। आज मेरे हस्बैंड गलती से वो अलमारी की चाबी लेके गए थे और ऑफिस की तिजोरी की चाबी घर में भूल गए थे। मैडम, हमें एक चाबी मिली है तिजोरी के पास, लेकिन हमने उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया है फिंगरप्रिंट्स के लिए। कदम, एक डुप्लीकेट चाबी वाले को बुला के लेके हम फास्ट। तू बाहर जा, बाहर जाके वेट कर। जी साहब। कदम, ये हमारी फैक्ट्री की फोटो एल्बम है। ये हमारे वर्कर्स और फैक्ट्री के 10 साल पूरे हुए थे, फोटो खिंचाई थी। आप इन सारे वर्कर्स में से उन 2 वर्कर्स को पहचान सकती हैं जो पहली और दूसरी बार आपके घर आए थे। एक तो ये और एक ये। सर, इन दोनों की लाश तो मजदूरों की लाश में नहीं थी, और बाकी वर्कर लोग जो बाहर थे उसमें भी ये दोनों ही थे। होनारपन नहीं, क्योंकि खेल इन्हीं दोनों का रचा हुआ है। कदम, उन 4 लापता वर्कर्स में से खासकर इन 2 के बारे में पता करो, वो किधर हैं, और फैक्ट्री की तिजोरी जाके देखो उसमें पैसे हैं या नहीं। ओके सर। दिस इज कांचीपुर। मैं इंस्पेक्टर रमन कांबले, मुंबई पुलिस की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि खूनी जरूर पकड़े जाएंगे एट एनी कॉस्ट। मनोज निसार और संदीप के बारे में कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्कर रजिस्टर नहीं था और ना ही कोई रेसिडेंशियल एड्रेस। मगर हाँ, परमित के बारे में कुछ पता चला है। कुछ दिन पहले उसकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी। किसी जैनेट नाम की लड़के ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। उसका कहना है कि वो बार बार शादी के लिए उसको फोन करता था। सर, तिजोरी चेक किया, पैसा चोरी नहीं हुआ है। करीब 5-6 लाख कैश पड़ा है उसमें। अलमारी की चाबी तिजोरी के पास गिरी हुई मिली। इसका मतलब तिजोरी भी खोलने की कोशिश की गई थी। पैसा इस क्राइम की जड़ है। एक काम करो, पूरी जन्म कुंडली निकालो इस परमीत की और कल रात तक मेरे टेबल पे लाके रखो। और तुम उस लड़की जैनेट को थाने बुलाओ। चलो, अपनी टीम बनाओ और काम पे लग जाओ। ओके सर। सर, परमीत की फाइल रेडी है। गुड सर, हौलदार पाटिल को भेजा है जैनेट को लाने के लिए। ठीक है, परमीत की फाइल खोलो और शुरू से शुरू करो। सर, परमीत पंजाब के शहर बठिंडा का रहने वाला था। शुरू से ही उसको बड़ा आदमी बनने का बहुत शौक था, इसलिए कभी भी छोटा मोटा काम नहीं करता था। तेरा यही रवैया रहा ना तो किसी ने तेरे काम नहीं देना। बेटे, बात मान भी लिया कर किसी की। तेरे बाबूजी तेरी भलाई के लिए कहते हैं। दिन भर दूसरों खेतों में ट्रैक्टर चलाओ और मिलना कितना है? महीने का 5,000। अरे 2 वक्त का खाना तो मिलता है ना। 2 वक्त का खाना तो कुत्ते भी खाते हैं, कोई बिना मेहनत किए हुए। मुझे नहीं करना ये 5-6 वाली भिखारियों की नौकरी। मुझे 1000 नहीं कमाना है, लाख पर लाख कमाना है। मैं जा रहा हूँ मुंबई। देख, तुझे जहां जाना है जा, लेकिन एक बात सुन ले, आज के बाद तुझे 1 नया पैसा नहीं दूंगा मैं। आपसे मांगा किसने है? मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा और बहुत जी गई भिखारी वाली जिंदगी में। तुम नहीं समझेगा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी। यहाँ जितना गहरा समंदर है उतनी ही ऊंची इमारतें हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हर इंसान का एक ही भगवान है, पैसा। इस शहर में अपने हिस्से का काम और अपने हिस्से का दाम हर किसी को मिलता है। यहाँ अगर कोई शहंशाह बन जाता है तो कोई बादशाह। मेहनत करने वालों का सपना जरूर साकार होता है, पर कुछ लोग इस शहर को गलत समझ बैठे हैं।
उन्हें लगता है यहाँ शॉर्टकट से पैसे बनाए जाते हैं, ना मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ना किसी के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। कुछ इसी तरह की सोच लेकर क्विक मनी कमाने के चक्कर में परमीत भटिंडा से मुंबई की ओर चल पड़ा था। मुंबई में कुछ दिन रहने के बाद उसे ये तो पता चल गया था कि यहाँ पैसों के बिना रहना आसान नहीं होगा और पैसा कमाना और भी मुश्किल। और वो इंसान ऐसा भी नहीं था कि मेहनत करके पैसा कमाए। मुंबई की चकाचौंध, आलीशान बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और सबसे बड़ी बात यहाँ की आज़ादी, ये सारी बातें उसके दिमाग में बैठी थी और वो आवारों की तरह इधर उधर घूमते रहता था। फिर अचानक उसे मनोज नाम का आदमी मिल गया। काय नाव सांगितलं? मनोज यादव। अबे ये क्या कर रहा है तू? चल निकल, चल। गाड़ी में हाथ नहीं लगाने का। अबे तेनू की तकलीफ है, तेरी प्यो दी गड्डी है। अबे साले औकात में रह करके बात कर, और गाड़ी में हाथ नहीं लगाने का। स्क्रैच वगैरह आ गया ना तो मेरा मालिक मुझे गाली देगा, समझा क्या? अबे साले ये क्या किया तूने? मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? हम लोग सब देख रहे थे उधर से, उसका कोई गलती नहीं है, तूने पंगा मोल लिया। चल निकल। थैंक्स दोस्त। ठीक है चल, ठीक है ना दोस्त? पानी ले, ये ले। क्या दोस्त, मुंबई में नया है क्या? हाँ यार, अभी अभी आया था। सोचा था ये शहर हाथों से उठाकर सर पे बिठा लेगा, लेकिन इसने तो जमीन पे गिरा दिया यार। चल कोई बात नहीं, हमारे साथ चल, हम तुझे मुंबई भी घुमाते हैं और काम भी दिलाते हैं। हाँ यार, काम करके तो चमकीली गाड़ी में बैठना मुश्किल है, और सच ये भी है कि शहर ने आते ही मेरी रिजर्व खाली कर दी है, तो काम चलाने के लिए काम कर ही लेता हूँ। अब तक तो परमित ने मुंबई के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन इस जादुई नगरी में कदम रखते ही यहाँ की चकाचौंध से उसकी आंखें चुंधिया गई। यहाँ की हर चीज उसे जादुई नजर आने लगी थी। यहाँ की हर चीज पाने के लिए उसका लालच बढ़ गया था। हाई फाई जिंदगी, ढेर सारा पैसा, ऐशो आराम, यहाँ की लड़कियां, सब। परमित की हमेशा से यही सोच थी कि मुंबई में पैसा तो यूं बनता है, चुटकी बजाकर। इससे पहले कि वो इस शहर को पूरी तरह से जान पाता, एक एक करके उसके सारे पैसे हवा हो गए। अपनी कश्ती उसे डगमगाती हुई नजर आई। तब जाके उसे एहसास हुआ कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कम से कम जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए लगता है थोड़ा बहुत पैसा। अब उसे काम की जरूरत थी, लेकिन मजबूरी में उसे काम नहीं करना था। उसे तो पैसा चाहिए था अपने ऐश के लिए, और यही जरूरत उसे ले आई विनायक परांजपे के पंखे की फैक्ट्री में। सर ये वही है जिसके लिए मैं आपसे बात किया था, ये पंजाब से है। नाव सांग बेटा। जी जी, परमित सिंह। काम चाहिए? हाँ। लड़का तो हम भी ढूंढ रहे थे, लेकिन तुझे काम अच्छे से सीखना होगा, और काम तुझे मनोज सिखाएगा। काम अच्छे से सीख करके काम करने की गारंटी देगा तो ही तुझे काम पे रखूंगा मैं, ठीक है? क्या? हाँ हाँ जी जी सर, जैसे ही मनोज मुझे काम सिखा देगा तो मैं जी जान लगा दूंगा सर। चांगला है। देख, पगार तुझे 2000 रुपए मिलेंगे, और रहने का जगह नहीं ना, तो इधर ही छोकरे लोगों के साथ तू रह सकता है, ठीक है? जी। मनोज, ये ला काम दाखवा। मुंबई आते ही परमीत की भूख बढ़ गई, पैसों की भूख जो आदमी का दिमाग हिला देती। मामले साहब, जैनेट आइए, साथ में उसका भाई भी आया। ओके। हेलो सर, मार्टिन, जैनेट्स ब्रदर सर। परमीत कहाँ है जैनेट?
जैनेट को कैसे पता होगा सर? तुमसे पूछा मैंने। बोलो, कहाँ है परमीत? सॉरी सर, पर सर मैं एक बात बोलना मांगता। सर वो परमीत नाम का लड़का ना, वो ना मेरी बहन को बहुत ट्रबल देने का सर इसी वास्ते हमने पुलिस स्टेशन में उसका रिपोर्ट भी कराया था सर। उसके बाद से फिर उसका कोई पता नहीं है सर, ना तो मुझे ना ही मेरी सिस्टर को। तो तुम्हारी बहन रो क्यों नहीं है? सर पुलिस इंक्वायरी में आया ना सर, लाइफ में फर्स्ट टाइम सर। सही बोल रहा है तुम्हारा भाई? कंप्लेंट क्यों लिखवाई उसके खिलाफ? सर क्योंकि वो तुम नहीं, जैनेट। सर वो मेरे को शादी के वास्ते बोलने का, धमकाने का सर, बोलने। हे पाटिल, इन्हें घेऊन जाओ और बाहर ले जाके ठंडा वंडा पिलाओ इनको। ही इज अ वेरी ट्रबल मेकिंग। बाहर ले जाके ठंडा वंडा पिलाओ। चलो। बोलो। सर वो मेरे को शादी के वास्ते फोर्स करने का, इसीलिए कंप्लेंट। ओके, जाओ। आराम। पुलिस के साथ कोऑपरेट करोगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे लग रहा है वो हमसे कम अपने भाई से ज्यादा डर रही थी। परमीत के फैक्ट्री ज्वाइन करने और जैनेट को शादी के लिए धमकाने के बीच में कोई ना कोई कड़ी है जो परमीत की तरफ मिसिंग है। एक काम करो, जैनेट की सारी डिटेल मुझे चाहिए, उसके बैंक अकाउंट से लेके टेलीफोन की हर डिटेल, और इस जैनेट पर नजर रखो। ओके सर। दादा फोन आया था क्या? हाँ घंटी बज रही है, देखो जाओ उठा लो। कौन थी वो? क्या हुआ साहब? क्या नहीं, कौन थी वो जो अभी अभी गई? वो कमरा नंबर 23 में रहती है साहब। पर क्या हुआ साहब? फोन किसका था? अभी वो तो मालूम नहीं साहब, कोई फ्रेंड का था लगता है। पर साहब यही टाइम रोज उसका फोन आता है साहब। चल कॉलर आईडी बता। अभी लेके आता हूँ साहब। ये लीजिए साहब, ये देखिए। अच्छा ये बता, वो फ्रेंड लड़का था या लड़की? हाँ लड़का था साहब। इसको पहचानते हो? हाँ वो लड़की के साथ में यही लड़का था साहब। कब देखा था? इधर कुछ दिन से वो लड़का अभी दिखता नहीं साहब। ठीक है, तू अपना मुंह बंद रखना। अरे साहब हमको कुछ मालूम रहेगा तो मुंह खोलेंगे ना। ठीक है। नंबर तो नोट कर लिया ना? ओके। सॉरी मैडम, आप चेक के बारे में कुछ बोल रहे थे। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उसी दिन वो चेक इशू हुए थे। बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि कोई आदमी मेरे हस्बैंड के नाम के सेल्फ चेक लेकर पैसे लेने को आया था। देखिए, किलर ने मर्डर तो पैसों के लिए ही किया है। जब तिजोरी की चाबी नहीं मिली तो उसने आपके पति को डरा धमका के चेक साइन कराए होंगे। तो मैंने कहा मैडम, जिन लोगों ने भी ये किया हमको जरूर पकड़ लेंगे। मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। मुझे पता था जैनेट को फॉलो करके कुछ ना कुछ लीड जरूर मिले। पहले तो जिस नंबर से फोन आता है उसको ट्रेस किया। हाँ सर, वो नंबर भाईंदर के एक पीसीओ का है। गुड। भाईंदर के पीसीओ पे नजर रखो, देखो कौन फोन करता है उस टाइम पे, और जैनेट के पीसीओ पे भी नजर रखो ताकि हमें कंफर्म पता चल सके कि फोन किसका आता है।
हेलो। मोरे, जेनेट का कॉल आ गया। ओके सर। सर ठीक से चेहरा नहीं दिखाई दे रहा सर, मुझे नजदीक जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से। ओके सर। हाँ सर, तो परमितच आहे, काय करू? अरेस्ट करू? नको, उसका पीछा करो, उसके जरिए और भी किसी को पकड़ सकते हैं हम। ठीक है सर। इंस्पेक्टर कामड़े का शक सही निकला। जेनेट को जो रोज फोन किया करता था वो और कोई नहीं, परमीत ही था। इससे यह साफ जाहिर था कि इन सारे लोगों के खून के पीछे परमीत का हाथ था। पैसों की लालच ने परमीत से सिर्फ 8 लोगों का नहीं बल्कि अपने ज़मीर और अपनी आत्मा का भी खून करवाया था। जेनेट के साथ प्यार उसके लालच को बढ़ावा देने का सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बन गया था। चाह तो उसे सिर्फ पैसों की थी, और अब सब कुछ जान लेने के बाद इंस्पेक्टर कामड़े ने यह फैसला कर लिया था कि जिस चीज को वजह बनाकर परमित ने अपने काम को अंजाम दिया था, उसी बहाने के जरिए इंस्पेक्टर कामड़े उसे अपनी चपेट में ले लेगा। देखो जेनेट, अब सच सच बोल दो, परमीत कहाँ है? मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे नहीं पता परमीत कहाँ है। I'm true, I'm not lying. लाइस, झूठ। तुम्हें पता है कि परमीत कहाँ है? वो रोज तुम्हें फोन करता है, तुम रोज उससे फोन पे बात करती हो। अब सच सच बोल दो। सच नहीं बोलेगी तो ट्रबल में आ जाएगी ना, यही ना? अब अगर और मुसीबत नहीं चाहिए तो अभी भी टाइम है, बाद में मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा। सच सच बोल। सर, हम और परमीत एक दूसरे से बहुत प्यार करता, एक दूसरे से शादी रचाने का विश करता। फिर ये बात मेरे ब्रदर मार्टिन को पता चला। उसको लगा कहीं कुछ गड़बड़ है। मार्टिन ने चेक किया तो कुछ प्रॉब्लम था। यही है तुम्हारी शादी के पेपर्स? सब फेक है, और तुम्हारी शादी भी। ये सब रजिस्ट्रेशन झूठ मूठ का है। और वो तुम्हारा परमीत, वो कोई रिच गाय नहीं है, बल्कि एक छोटी सी फैन की फैक्ट्री में 2000 रुपए कमाने वाला सिंपल मजदूर है। मार्टिन ने बोला कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस में कंप्लेन कराऊं। मैंने मार्टिन की बात नहीं माना, उसको रिफ्यूज किया। परमीत हमेशा मुझसे झूठ बोलता रहा। फिर मैंने मार्टिन का बात मान लिया और पुलिस में आके कंप्लेन किया। तुम परमीत से पहली बार कब मिली? अब कितना हुआ? 26 रुपए। ये लो। छुट्टा दीजिए। अरे दादा, ऑटो चलाते और चेंज नहीं रखते। अब मैं चेंज किधर से लाएगी? एक्सक्यूज मी, आप मेरी हेल्प करेगा प्लीज? मेरे को 100 का चेंज मांगता। किसी को पैसे देना है आपको? जी, वो ऑटो वालों को। आइए मैं देता हूँ। अरे आप क्यों लेंगे? 26 रुपए। थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे अभी भी 100 का चेंज मांगता, अदरवाइज मैं आपको रिटर्न कैसे करेगी? कोई बात नहीं, अब चाय पिला दीजिएगा। देखिए मुझे गलत मत समझिएगा, अब चाय भी मत पिलाइए, पैसे वापस मत कीजिए। ओके, गुड बाय। नहीं, हम चाय पी सकते हैं।
मार्टिन, जेनेट, इतने देर कहाँ तुम यार? मैंने आपको बोली थी ना कि पार्लर खत्म होते ही मैं संगीता के संग मूवी देखने जाऊंगी। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड संगीता लड़का है? मार्टिन, मुझे झूठ बोलेगी तू? कौन है वो लड़का? और वो जो कोई भी था ना, मुझे बहुत गड़बड़ दिखाई दे रहा था वो। मार्टिन, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? तुम उसका नाम तक ठीक से नहीं जानते। अच्छा, क्या करता है वो? जेड, व्हाट डज ही डू? पहले वो किसी कंपनी में कंसल्टेंट था और अभी वो किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब कि तुमको भी सही तरीके से नहीं पता कि वो करता क्या है। He is making you a fool. मैंने पूरी लोकेलिटी में उसके बारे में पता की है। Nobody knows about him. जेनेट, मैं इसी हफ्ते तुम्हारा शादी पीटे का फिक्स करेगा and that decision is final. और स्टार्ट से मिलना बंद। उसके बाद हम लोग ने एक ड्रास्टिक स्टेप लेने का डिसीजन लिया। क्या? हम लोगों ने चुपके से शादी कर ली, लेकिन उसके बाद मार्टिन ने मुझे समझाया कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए पुलिस में कंप्लेन करूं। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे परमीत के पास वापस नहीं जाना, मैंने वही किया सर, पुलिस में कंप्लेन। तो फिर अब तुम उससे ऐसे छुप छुप के बातें क्यों कर रहे हो? सर, एक्चुअली परमीत एक बार मेरे पास आया और बोला, मैं ये कहीं तुझसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, तू कहीं दूर जा रही है। ये क्या नाटक है जनक? नाटक हम नहीं, तुम किया। तो तुम किस मुंह से मुझसे मिलने की बात करता है? जिस रिलेशन में सब कुछ झूठ है, झूठे गिफ्ट, झूठे ड्रीम, झूठे लव, सब कुछ झूठ। लीव मी ऐसे। तुम यही चाहते थे ना कि मेरे सारे ड्रीम्स दूर में मिल जाए? यही चाहते थे ना तुम? जेनेट, इसे तू धूल बोल रही है ना, उसे अगर ट्रक में भर के बेचूं तो मुंबई वाले इसे लाखों में खरीदेंगे। वो टाइम बदल गया है। पहले मैं सोने को हाथ लगाता था तो मिट्टी हो जाता था, अभी मैं मिट्टी को हाथ लगाऊंगा तो सोना हो जाएगा। तू देखना। एंड बिकॉज हम शादीशुदा था, हस्बैंड वाइफ की तरह रहता था, एक बार फिर से मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया। ये देखकर मार्टिन ने कहा कि अगर परमीत 1 लाख रुपए जमा कर लाएगा तो मार्टिन मेरी और परमीत की वेडिंग लीगली करवाएगा। और तुम्हें अब भी भरोसा था कि वो 1 लाख रुपए लेकर तुम्हारे पास वापस लौटेगा? और अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। परमीत ने 8 लोगों का मर्डर किया है और ऐसे टाइम पे भी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कांटेक्ट में। और अगर तुमने पुलिस की मदद नहीं की तो तुम्हें भी जेल हो सकती है। कदम, सर। जेनेट के घर के पास की दुकान का फोन टैप करो, पटकन। ओके सर। कैसी है तू? किस्मत है तेरी। किस्मत खराब है मेरा। किधर हाइड कर रखा है मैम? मिलता भी नहीं है। टेंशन मत ले, जल्दी मिलूंगा। और मेरी बात सुन, पैसों का इंतजाम हो गया है, तो बस रेडी रहना। कल मैं फिर से कॉल करूंगा और बताऊंगा हमें कहाँ मिलना है। नहीं परमीत, इधर बहुत डेंजर है। वो जब से तेरे सेठ का मर्डर हुआ है ना, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम किधर है मैम? तुम ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तू डर मत, तेरे को भी कुछ नहीं होगा। तेरे कहने से नहीं होगा। उधर मेरा मार्टिन मुझसे शादी कराने को मांगता है। वो बोलता है कि परमीत भाग गया है। भागा नहीं हूँ मैं, कायर नहीं हूँ। मार्टिन को बोलना कि पैसे का इंतजाम कर लिया मैंने और उसको पैसे देकर ही तुझे लेकर जाऊंगा। किधर से लाया तू इतना सारा पैसा? तू आम खा, पेड़ मत गिन। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मर्डर भी कर सकता है? जब से तेरे सेठ का मर्डर हुआ है, तेरे पास पैसा आ गया। कहीं तूने तो? हाँ, मैंने मारा है सेठ को, और मैं तेरे लिए किसी को भी मार सकता हूँ, मार्टिन को भी। बस 1-2 दिन में हम यहाँ से निकल लेंगे, फिर मैं अपना धंधा शुरू करूंगा। मोरे,
बोल दिया उसने, पकड़ लो उसको। परमित, अब मैं खून नहीं करना चाहता था, मुझे तो बस पैसा चाहिए था साहब। इसीलिए मैंने संदीप, मनोज और निसार के साथ मिलकर प्लान बनाया था साहब। विनायक सेठ की तिजोरी में कम से कम 5 से 6 लाख तो रहता ही। लूट के थमा देना अपने साले के हाथ में और कर लेना शादी। तू ऐसा घबरा क्या रहा है? पहली बार चोरी कर रहा है क्या? मुझे सब पता है। तूने गोडाउन से कितना माल निकाल निकाल के बेचा है ब्लैक में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। लेकिन इस काम में रिस्क है, हम ये दोनों अकेले नहीं कर सकते। पैसों की भूख तो इन लोगों को भी है। वैसे भी विनायक सेठ इन लोगों को कुत्ते की तरह पालता है। मनोज, तू सुबह सेठ के घर जाएगा और बोलेगा मशीन बंद हो गई है। हाँ, और उसकी एक आदत है, वो जिधर भी जाता है अपने साथ अपनी तिजोरी की चाबी लेके जाता है। और फिर वो जैसे ही फैक्ट्री में आएगा, संदीप और निसार, तुम दोनों सेठ को बांध देना। फिर हम जेब से चाबी निकाल लेंगे, तिजोरी खोल के यहाँ से निकलेंगे। लेकिन वो दिन मनहूस निकला साहब। सेठ तो आया नहीं, लेकिन उसका छोटा भाई आ गया। लेकिन जब उसे पता चला कि मशीन चल रही है तो हम लोगों ने उसे बांध दिया, नहीं तो वो सेठ को सब कुछ बता देता। हम टेंशन में थे कि अब क्या करें। जब सेठ का साला टपक पड़ा तो हमारी उलझन और भी बढ़ गई। सुबह होने वाली थी, शिफ्ट बदलते ही सब सामने आ जाता। लेकिन सूरज निकलते ही हमारी किस्मत फिर से चमकती हुई दिखाई दी। जब आखिरकार सेठ जी फैक्ट्री पहुंच गए, लेकिन कम वक्त किस्मत ने फिर से धोखा दे दिया साहब। सेठ जी आए तो, लेकिन गलत चाबी के साथ आ गए। साले बेवकूफ बनाता है, गलत चाबी लेके आता है। तिजोरी की चाबी कहाँ है? चाबी हमारी जेब में है। अबे, पॉकेट वाली चाबी तिजोरी की नहीं है, ये देख। देखो, हमें जाने दो, जितना पैसे बोलोगे हम देंगे। हम तीनों को जाने दो। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अभी का अभी। 5 लाख नहीं, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन जाने दो हम लोगों को। अच्छा, 10 लाख देगा? हाँ दूंगा। चल, अभी के अभी दे 10 लाख, तो पक्का तुझे छोड़ दूंगा। मेरे ड्रॉर में चेकबुक है, लाके दो, मैं साइन करके देता हूँ। लेकिन हम लोगों को जाने दो। ये ले, हाथों ले सा। देखता क्या है? कर रहा हूँ। पैसे तो हाथ में आ गए, लेकिन अगर अब इन लोग को जाने दिया तो पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में हम लोग भी जाएंगे। कब आएगा साला? लेकिन जब संदीप वापस बैंक आया तो बैंक मैनेजर को शक हो, और उसने कहा कि जब तक विनायक प्राण जपे खुद फोन करके ये कंफर्म नहीं करेगा कि उसने ये चेक दिया है, तब तक बैंक पैसे नहीं देगा। तब तेरे को बैंक वालों पे बहुत गुस्सा आया होगा। क्यों? बैंक वालों को भी मार डालता, बैंक भी लूट लेता। सर, मनोज, संदीप और निसार को भी पकड़ लिया गया है। चंद पैसों के लिए तूने 8 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया। तुझे क्या मिला? न पैसा मिला, न लड़की मिली, न बड़ा आदमी बना। जब तक जिएगा जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। मुंबई लोगों को नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो मेहनत करके अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। जो शॉर्टकट से अपना काम निकालते हैं, उनका अंत हमेशा बुराई होता है। परमित पैसे जरूर बनाना चाहता था, मगर मेहनत से नहीं,
लालच के चलते वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा, झूठ बोलने लगा, धोखा देने लगा और बेधड़क जुर्म के रास्ते पे बढ़ता गया। आखिर में उसने 8 मासूम लोगों की हत्या कर दी और इसमें उसका बराबर का साथी था लालच। परमीत चाहता तो वो सच और मेहनत की जिंदगी बसर कर सकता था, मगर पैसों के लालच ने हर जगह उसके लिए एक बुरा जाल बुना जो अंत में उसे सलाखों के पीछे ले गया। परमीत की जिंदगी की इस सच्ची घटना को देखने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम सब सावधान रहें। मुंबई की ये चकाचौंध, ये शॉर्टकट्स आपको न्योता देते रहेंगे, लेकिन हम सबको सतर्क रहना है। मी सचिन पिलगांवकर, आमची मुंबई, मी मुंबईकर। चलिए लालच को जोर से कहें, आता बस। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।